नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव को 2027 चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है और इसीलिए विपक्षी गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने जीत को लेकर इन 10 सीटों पर अपनी जो रणनीति है वो तैयार कर ली है। बीजेपी चाहती है कि इस बार इन चुनावों में जीत के साथ जो उसकी छवि है वो और मजबूत बने। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के बाद विपक्ष अपना जो मोमेंटम है वो इस चुनाव में भी जारी रखना चाहता है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि यूपी की किन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों पर जो चुनावी समीकरण है वो क्या कुछ है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों किस तरह की रणनीति बना रहे हैं इन 10 सीटों पर जीत के लिए। चुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ही अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते बिलखते लौट के घर चले गए। यूपी में होने वाले विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है। शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। उपचुनाव को लेकर सियासत पहले से ही परवान पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस उपचुनाव को न सिर्फ 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, बल्कि इस उपचुनाव में यूपी के 3 दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों को जीतने के लिए ताल ठोक दी है। अखिलेश यादव भी दावा ठोक चुके हैं कि सपा की जीत को कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी और सपा के बीच चल रही इस रसाकशी के बीच बसपा के चुनाव लड़ने के ऐलान ने भी इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। इधर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। चुनाव जब भी आएगा जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मन मर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग कर रही है। हालांकि अखिलेश के इस आरोप को बीजेपी सियासी चश्मे से ही देख रही है। अखिलेश के इन आरोपों पर जब डीडीयूपी ने यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद से सवाल किया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी केवल जनता को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। अभी लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से संविधान बदलने का हवाला देकर जनता को उन्होंने गुमराह किया। अब फिर जो उपचुनाव है उसमें फिर नई तरीके की बात करके जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से हमारी योगी और मोदी सरकार के साथ खड़ी है। इस उपचुनाव में हम 10 सीट पर लड़ेंगे मजबूती से और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इन आरोप प्रत्यारोप के इतर बीजेपी उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। यूपी में लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और कहीं न कहीं उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर उस हार के गम को कम करने की कवायद में लगी है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उपचुनाव में सहयोगियों की बजाय अपने दम पर उतरने की तैयारी में है। विधानसभा की 9 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। सिर्फ मीरपुर सीट पर आरएलडी को मिल सकता है मौका। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन में बीजेपी के सहयोगी दलों का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा था। कोई भी सहयोगी दल अपने समाज के वोटों को समेट नहीं पाया था और यही वजह है कि उपचुनाव में बीजेपी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी
एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 10 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। झूठ फरेब की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला, झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते बिलखते लौट के घर चले गए। यूपी में 10 सीटों को लेकर विधानसभा के उपचुनाव की लड़ाई अब सत्ता की नहीं बल्कि साख की बन चुकी है। इसलिए बीजेपी सरकार और संगठन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए मंथन पर मंथन चल रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार उपचुनाव को लेकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही, जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोच बीजेपी उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। सीएम योगी ने 2 सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, वो भी 2 ऐसी सीटें जिसका इतिहास और वर्तमान दोनों ही बीजेपी के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन सीएम योगी इन सीटों पर बीजेपी का भाग्य और भविष्य दोनों बदलने की तैयारी में है। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी वर्सेस अवधेश प्रसाद। मिल्कीपुर में सिर्फ 2 बार बीजेपी को मिली है जीत। अम्बेडकर नगर के कटेहरी में सीएम योगी वर्सेस चाचा शिवपाल। कटेहरी में बीजेपी को 23 सालों से जीत का इंतजार। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो लोकसभा में चुनाव में यूपी में मिली हार का दर्द उसके जेहन में अभी ताजा है और उस हार में सबसे ज्यादा दर्द अयोध्या के नतीजों ने दिए। अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि जिन 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है उनमें से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी है और इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जिताने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने ली है। सीएम योगी ने ली है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद को दिया है जीत का जिम्मा। सपा ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को भी प्रभारी बनाया है। इस उपचुनाव में सभी की नजर मिल्कीपुर सीट पर ही टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने से पहले अवधेश प्रसाद इसी सीट पर विधायक थे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को हराने के बाद उन्हें ये सीट खाली करनी पड़ी है। मिल्कीपुर सीट दलित बहुल सीट है और अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाकर सपा ने दलित, मुस्लिम और पिछड़ा समीकरण साधने की कोशिश की है। मिल्कीपुर सीट पर सिर्फ 2 बार बीजेपी को जीत मिली है। राम लहर के दौरान 1991 में भाजपा से मथुरा प्रसाद तिवारी विधायक बने थे। 2017 में दूसरी बार बीजेपी के गोरखनाथ बाबा विधायक बने। मिल्कीपुर सीट पर एसपी को 6 बार जीत मिली है। 2022 में एसपी के अवधेश प्रसाद विधायक बने थे। मिल्कीपुर सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यहाँ का जातीय समीकरण है। पुराने नतीजों के साथ जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा 65,000 यादव वोटर हैं। वहीं पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, गैर पासी दलित 50,000, मुस्लिम 35,000 और ठाकुर वोटर 25,000 हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यादव, पासी और ब्राह्मण इन तीनों जातियों का वर्चस्व है। सपा इस सीट पर जहां यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीतना चाहेगी, वहीं बीजेपी की नजर सवर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साधने पर है। लगभग 500 सालों के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या में मिली हार के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को बीजेपी ने अब अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। खुद सीएम योगी अयोध्या में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीते सप्ताह से अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का लगभग 3 बार दौरा किया है। विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए
हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। सीएम योगी ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर पर विशेष ध्यान देने को कहा है। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह से सीएम ने योजनाओं और रणनीतियों पर चर्चा की। सर्किट हाउस में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 मंडलों की रिपोर्ट ली है। सीएम योगी ने विधायक रामचंद्र यादव को हर एक बूथ पर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। हालांकि उपचुनाव के लिए अभी किसी भी दल ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि सपा मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे सकती है। बीजेपी में भी टिकट की दावेदारी की प्रक्रिया जारी है। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से आवेदन के साथ बायोडेटा दिया जा चुका है, लेकिन पार्टी आलाकमान प्रत्याशी चयन में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। सीएम योगी ने इस उपचुनाव में सिर्फ मिल्कीपुर सीट ही नहीं, बल्कि अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट को भी जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अयोध्या में सीएम के सामने अवधेश हैं, तो अंबेडकर नगर में सीएम योगी का सामना अखिलेश के चाचा शिवपाल से है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी दी गई है। कटेहरी सीट पर साल 2022 में एसपी के लालजी वर्मा ने जीत हासिल की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में सपा नेता लालजी वर्मा की जीत की वजह से अंबेडकर की कटेहरी सीट खाली हुई। सीएम योगी की कटेहरी सीट चुनने से अब ये सीट हॉट सीटों में गिनी जा रही है। सीएम योगी का सामना करने के लिए अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना दिलचस्प होगा चाचा शिवपाल सीएम योगी का मुकाबला कैसे करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी ने दौरा कर अंबेडकर नगर के कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। इस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था। आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है। सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर के साथ ही अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट को भी सपा का मजबूत किला माना जाता है और सीएम योगी ने इन दोनों ही कठिन सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली है। कटेहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी को जो अब तक इकलौती जीत मिली है वो साल 1991 में मिली थी। दरअसल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस सीट का जातीय समीकरण है। कटेहरी सीट पर ब्राह्मण वोटर 50,000, क्षत्रिय 30,000, कुर्मी 45,000, मुस्लिम वोटर 40,000, निषाद 30,000 और यादव वोटर 22,000 है। यही नहीं, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर अनुसूचित जाति में धोबी और पासी मिलाकर 95,000 वोटर हैं। अनुसूचित जाति के वोटरों के बाद ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। सीट का जातीय समीकरण भले ही सपा के पक्ष में है, लेकिन सीएम योगी की इस सीट की जिम्मेदारी लेने से कटेहरी की जंग अब अलग रंग में रंग चुकी है। देखिए, उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। बड़ी जीत। शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान सपा में हुई वापसी के बाद वो अपनी खोई हुई साख तलाश रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव इस बार न तो सांसद लड़े और न ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। कभी मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव जब दावेदारी के बाद भी नेता प्रतिपक्ष न बने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में चुटकी ली। पहले तो आपके
चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को कटेहरी सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। कटेहरी उपचुनाव को शिवपाल के लिए पार्टी में पुराना रुतबा हासिल करने के मौके की तरह देखा जा रहा है। अगर शिवपाल कटेहरी सीट जिताने में सफल होते हैं तो वो पार्टी की फ्रंट लाइन में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन शिवपाल के सामने सीएम योगी की बड़ी चुनौती है और सीएम योगी पहले से ही चाचा और भतीजे पर हमलावर हैं। जिन जनपदों में लोगों को वहां का नौजवान अगर जाता था या वहां का कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो धर्मशाला की बात तो दूर, होटल में पैसा लेकर के भी उसको कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति थी। किसी नौकरी के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं कोई व्यवसाय करने के लिए जाता था, लोग उसको तवज्जो नहीं देते थे, भगा देते थे। आज हम इससे उभरे हैं। आज लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती थी। लेकिन आज इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है, इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्यूनतम स्तर पर है। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पहले उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नौकरी के लिए जाता था, रोजगार के लिए जाता था, आज वो वापस आया है। मेरे पास तो अक्सर जब हमारा सीएम कॉन्क्लेव होता है या नीति आयोग की किसी बैठक में या भारत सरकार की किसी बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री जुटते हैं, उस समय तमाम मुख्यमंत्री इस बात को कहते हुए सुनाई देते हैं कि यूपी का व्यक्ति आज वापस जा रहा है, हमारे यहाँ उद्योगों में संकट आ गया है। सीएम योगी ने सपा को निशाने पर लेते हुए शिवपाल और अखिलेश पर चुटकी लेकर उपचुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश की। इस उपचुनाव में एक तरफ जहां योगी सरकार रोजगार और सुरक्षा की गारंटी के साथ जनता के बीच जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता की ही गारंटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लग गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा के इस उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 10 में से 5 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन उम्मीद यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 से 4 सीट दे सकती है। सीटों के बंटवारे से पहले ही दोनों ही पार्टियों ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दबाव की राजनीति भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 6 पर्यवेक्षक उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव को अम्बेडकर नगर की कचहरी की जिम्मेदारी मिली है। अवधेश प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी, इंद्रजीत सरोज को प्रयागराज की फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सांसद वीरेंद्र सिंह मिर्जापुर की मजवा सीट के प्रभारी बने हैं। पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को मैनपुरी की करहल सीट की जिम्मेदारी, विधायक राजेंद्र कुमार को कानपुर की सीसामऊ की जिम्मेदारी दी गई। सपा ने जब 6 सीटों पर पर्यवेक्षकों का ऐलान किया तो माना यह गया कि 4 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी, लेकिन सोमवार की शाम तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले को चुनौती देते हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतारकर मामले को और भी दिलचस्प बना दिया। सीसामऊ से किशोरीलाल शर्मा बनाए गए पर्यवेक्षक, मजवा सीट के लिए विधायक वीरेंद्र चौधरी बने पर्यवेक्षक, प्रयागराज की फूलपुर से सांसद उज्जवल रमन सिंह को जिम्मेदारी, कटेहरी सीट के लिए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बने पर्यवेक्षक,
मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से पूर्व एमएलए अखिलेश प्रताप सिंह पर्यवेक्षक नियुक्त। खैर की सुरक्षित सीट पर पूर्व विधायक राजकुमार रावत पर्यवेक्षक। करहल सीट के लिए रामनाथ सिकरवार को बनाया पर्यवेक्षक। मीरपुर सीट से इमरान मसूद को मिली जिम्मेदारी। गाजियाबाद से तनुज पुनिया बने पर्यवेक्षक। कुंदरकी सीट से राकेश राठौर बनाए गए पर्यवेक्षक। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सस्पेंस का ये खेल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी हुआ था, लेकिन तब भी सपा के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस को 80 में से महज 17 सीट देने के लिए राजी हुए थे। 2019 में सिर्फ रायबरेली की सीट जीतने वाली कांग्रेस ने 2024 में 17 सीटों में से 6 सीटों पर विजय का परचम लहराया और यही वजह है कि उपचुनाव में कांग्रेस अब सपा से 50% की हिस्सेदारी मांग रही है। आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार यूपी विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। बीते रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा के उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के मैदान में आ जाने से यूपी विधानसभा का ये उपचुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। बसपा ने आखिरी बार उपचुनाव साल 2010 में लड़ा था। 2024 में फिर से उपचुनाव में उतरने वाली बसपा ने तीनों सीटों पर प्रत्याशी तय होने के भी संकेत दे दिए हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से शिव बरन पासी को बनाया प्रभारी। मिर्जापुर की मझवा सीट से दीपू तिवारी के नाम पर मुहर। कटेहरी से पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को बनाया प्रभारी। बीते रविवार 11 अगस्त को हुई बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो ने तीनों प्रभारियों के ऐलान के साथ ही ब्राह्मण और पासी कार्ड खेल दिया है। बसपा यूपी इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि जिनको प्रभारी बनाया जाता है वही उम्मीदवार भी बनते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यही लोग चुनाव भी लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के उतरने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए भले ये खतरे की घंटी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी का ये फैसला इस बार कितना असरदार साबित होता है। यूपी में भले ही महज 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन ये उपचुनाव कई मायनों में सभी दलों के लिए अहम है। एक तरफ समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में जीत हासिल करके ये साबित करना चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत तुक्का नहीं थी, तो वहीं बीजेपी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर बाजी मारकर अपनी सियासी हनक का एहसास दिलाना चाहेगी। बसपा के लिए ये चुनाव अपने अस्तित्व की लड़ाई पर आ गया है। तो चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अब इंतजार है यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव का। आने वाला समय ही बताएगा कि इन 10 सीटों पर किसकी जीत होती है और साथ ही साथ इस जीत का असर आने वाले समय में 2027 के चुनाव पर कितना पड़ता है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।